हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट प्रीमियम। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ प्रीमियम। जब कंपनी शेयर इशू करती है और इन्वेस्टर को कहती है कि वो फेस वैल्यू से कुछ रकम ज़्यादा दे, तो वो जो ज़्यादा रकम दे रहा है इन्वेस्टर, उसे ही प्रीमियम कहते हैं। और ये ज़्यादा रकम कंपनी खुद ही डिसाइड करती है। मान लीजिए एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, ये फेस वैल्यू है, और कंपनी उससे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेती है। मतलब इश्यू करने के पहले ही कंपनी बता देती है कि वो अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज़्यादा में दे रही है, और कितना ज़्यादा में ये भी कंपनी ही डिसाइड करती है, ना कि पोटेंशियल इन्वेस्टर। सो फेस वैल्यू प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट मिल करके शेयर का कीमत बन जाता है। और तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसे ही कहते हैं प्रीमियम। व्हेन अ शेयर इज issued to the public at a value more than face value, it is known as issue of shares for cash at a premium. Now ये जो प्रीमियम है ये कैपिटल रिसीट है, इसलिए ये बैलेंस शीट में दिखाई देगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। और इसका हेड रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में ये दिखाई देगा। लेकिन जब प्रीमियम को ड्यू करती है कंपनी और इन्वेस्टर से जब मांगती है, जिन्होंने अप्लाई किया है शेयर खरीदने के लिए, उस समय अलॉटमेंट मनी के साथ इसे लेती है। अलॉटमेंट मनी के साथ ये प्रीमियम इंक्लूडेड रहता है। और इसके लिए कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट मेंटेन करती है, जो कि क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। इसलिए ये लायबिलिटी की तरफ दिखाया जाता है, क्योंकि ये एक कैपिटल रिसीट है। इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस जो हेड है, शेयर होल्डर्स फंड में एक हेड आता है रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व भी शो होता है। सो नाउ लेट अस सी दिस इन प्रैक्टिकल सम। सो issue of shares for cash at premium. Question number 10. Premio Limited issued 50,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of rupees 50 per share. मतलब इस शेयर को कंपनी ने कहा है कि वो 150 रुपीज़ में खरीदे, जिसमें से 100 रुपीज़ जो है ये वो फेस वैल्यू है और प्रीमियम का अमाउंट रुपीज़ 50 है। पेबल एज फॉलोज: रुपीज़ 100 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। सो 100 रुपीज़ जो है वो कंपनी एप्लीकेशन के समय मांग रही है, और बैलेंस अमाउंट कितना है, बैलेंस अमाउंट 50 रुपीज़ है, जो कि वो अलॉटमेंट के समय ले रही है। द इशू वॉज सब्सक्राइब्ड एंड शेयर्स वेर इशूड टू द एप्लीकेंट्स। पास द जर्नल एंट्रीज। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री नाउ। Solution 10 in the books of Premio Limited journal entries. So Premio Limited issued 50,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of rupees 50 per share, payable rupees 100 on application. So सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलता है। So इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। सो कितने शेयर्स हैं हमारे पास, 50,000 शेयर्स हैं, और 100 रुपीज़ एप्लीकेशन के साथ में कंपनी मांग रही है। सो इट विल बी हाउ मच, 50,000 एंड देन 000, 50 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड।
अब इसी एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर देंगे। सो ये क्रेडिट है, तो इसको क्लोज करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। Amount will be same, rupees 50 lakh. Being application money transferred. नाउ अब अलॉटमेंट मनी कंपनी ड्यू करेगी, मतलब इन्वेस्टर्स से कहेगी कि अब अलॉटमेंट का जो पैसा है वो आप दीजिए। सो उसके लिए अलॉटमेंट में कितना रुपए अब वो ड्यू करेगी, 100 रुपीज़ का तो शेयर है, उसमें 50 रुपीज़ प्रीमियम ले रहे हैं, तो 150 रुपीज़ हो गया। अब एप्लीकेशन के साथ में ऑलरेडी 100 रुपीज़ मांग चुके हैं, तो अलॉटमेंट में सिर्फ प्रीमियम का पैसा ही बच गया है 50 रुपीज़। सो 50 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्योंकि कैपिटल में ऑलरेडी 100 रुपीज़ जा चुका है जो कि फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू का पैसा ही जा सकता है, प्रीमियम का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं जा सकता, क्योंकि प्रीमियम जो है वो कैपिटल से अलग है। सो यहाँ पर तो एप्लीकेशन के समय हमने ऑलरेडी 100 रुपीज़ मंगा लिया है जो कि उसका फेस वैल्यू है। सो यहाँ जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हुआ वो 50,000 इंटू फेस वैल्यू 100 रुपीज़ हो चुका है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं लिख सकते, बचा हुआ अमाउंट जो 50,000 शेयर्स पर मिलना है वो प्रीमियम का ही पैसा है। सो इट विल बी अमाउंट इज़ 25 एंड 25 lakh being allotment due. Now we will receive, the company will receive the amount due on allotment. So bank account debited. To equity share allotment account. सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक बार डेबिट हुआ और एक बार क्रेडिट होकर के ये क्लोज हो गया। तो बच क्या गया, सिर्फ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व जो कि क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ के तरफ जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटीज़ में ऑल द क्रेडिट बैलेंसेस ओनली कैन अपीयर और एसेट्स में ओनली डेबिट बैलेंसेस अपीयर। सो बैंक अकाउंट है ना, डेबिट बैलेंस दिखा रहा है ये, सो इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। Being allotment money received. So this is the solution. Now let us move on to question number 11. Seema Limited offered for subscription 10,000 shares of rupees 25 each, payable rupees 5 per share on application, rupees 10 per share on allotment, including rupees 5 पर शेयर एज प्रीमियम। सो अलॉटमेंट मनी के साथ ही हमेशा प्रीमियम इंक्लूडेड रहता है। सो यहाँ 5 रुपीज़ कैपिटल का है और 5 रुपीज़ प्रीमियम का है अलॉटमेंट मनी में। देन रुपीज़ 5 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड द शेयर्स, रुपीज़ 5 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल ऑन द शेयर्स एंड द बैलेंस इन इक्वल टू अमाउंट्स एट इंटरवल ऑफ 3 months। अब बाकी जो बचे पैसे हैं उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी ले रही है। ऑल द शेयर्स वेर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। सो कंपनी ने जितने भी इशू किए वो सब के सब सब्सक्राइब हो गए। ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 200 एंड 400 शेयर्स रेस्पेक्टिवली। लेकिन जब पैसे इंस्टॉलमेंट्स के मांगे गए तो सेकेंड और फाइनल कॉल, मतलब सेकेंड कॉल और थर्ड कॉल पे
200 और 400 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले, मतलब सेकेंड कॉल पे 200 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले और थर्ड एंड फाइनल कॉल पे 400 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले. नाउ पास द एंट्रीज इन द कंपनीज जर्नल, कैश बुक एंड द लेजर also show the company's balance sheet on the completion of the above transactions. So let us see the solution with explanation. So let us see the explanation of the question. So company offered for subscription 10,000 shares. So how many shares are there? 10,000 shares at the rate of rupees 25 each. ये इसका फेस वैल्यू है, लेकिन इसमें 5 रुपीज़ प्रीमियम का और है. सो कंपनी इन्वेस्टर से कितना रुपए मांग रही है? ₹30 ईच. अब 30 रुपीज़ को भी वो इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे हैं. 5 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹5 + 5 that is equal to ₹10 ऑन अलॉटमेंट. 5 रुपीज़ प्रीमियम का है, तो कैपिटल का कितना है? 5 रुपीज़ है, तो बाकी जो है वो प्रीमियम का है. देन 5 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल. फिर बाकी का जो बच रहा है वो बाकी कितना बच रहा है? 5 + 5 + 5 15 हो गया, मतलब 25 रुपीज़ का शेयर है तो बचा 10 रुपीज़. तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में कह रहे हैं, तो ये 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में क्या होगा? 5 रुपीज़ ईच ऑन सेकेंड कॉल एंड ऑन थर्ड एंड फाइनल कॉल. लेकिन आगे के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेकेंड कॉल पे 200 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, तो कितना रुपए नहीं मिला होगा? 200 × 5. 200 शेयर्स पर सेकेंड कॉल का पैसा नहीं मिला, मतलब ये कितना हो गया? 1000 रुपीज़ एरियर्स हो गया. एरियर्स का मतलब है जब पैसा नहीं मिलता है, बकाया हो गया. और थर्ड एंड फाइनल कॉल पे 400 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले, मतलब 5 रुपीज़ ही नहीं मिले होंगे, मतलब 2000 रुपीज़ जो है वो एरियर्स हो गया. तो इन्हीं डिटेल्स को हमें जर्नल एंट्रीज़ में, फिर कैश बुक में, फिर लेजर में भी दिखाना है और फिर बैलेंस शीट भी बनाना है. सो लेट अस स्टार्ट विद कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज फर्स्ट. सो सॉल्यूशन 11. सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. हाउ मच? 10,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज़ है. सो 50,000 मिला. जो मिल गया वही हमें यहाँ लिखना है. इट इज़ कैश बुक. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट वाला फॉर्मूला लगेगा. पैसा आएगा डेबिट में लिखना है, पैसा जा रहा है क्रेडिट में लिखना है. नाउ दिस एप्लीकेशन मनी जो है ये है तो कैपिटल का पैसा, इसलिए इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये जर्नल एंट्री में होगा. सो लेट अस सी द जर्नल. सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड. टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 being transferred to capital. अब अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेंगे. सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट and to securities premium reserve. नाउ 10,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट में हम 10 रुपीज़ मांग रहे हैं, मतलब 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टर को बोल रहे हैं कि दीजिए. उसमें से 5 रुपीज़ जो है वो कैपिटल का है 50,000 और दूसरा 5 रुपीज़ जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का है. सो दैट इज़ 50,000. ये अमाउंट ड्यू है, इसमें कहीं भी बैंक अकाउंट नहीं है, इसलिए ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकता. ये ड्यू की एंट्री है, ये भी ड्यू की एंट्री है. ट्रांसफ़र की एंट्री को ही ड्यू की एंट्री कहते हैं. बीइंग अलॉटमेंट मनी विथ प्रीमियम ड्यू.
नाउ वी विल रिसीव द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इन कैश बुक। कैश बुक में अब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि कैश बुक बनाना है, इसलिए बैंक के सारे ट्रांजैक्शन हमको कैश बुक में शो करने हैं। टू शेयर अलॉटमेंट 1,00,000 रुपीज़, ये मिल गया पैसा। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, वो भी जर्नल में। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 10,000 शेयर्स हैं, उस पर 5 रुपीज़ के हिसाब से 50,000 ड्यू हुआ। मतलब कंपनी ने अपने इन्वेस्टर से कहा कि अब फर्स्ट कॉल का पैसा आप दीजिए। सो ये जो दीजिए का जो लेटर गया है उनके पास, उसे ही कहते हैं ड्यू करना है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल का मनी ड्यू हो गया और सारे इन्वेस्टर ने फर्स्ट कॉल का पैसा समय पर दे भी दिया, तो वो जो पैसा रिसीव होगा वो कैश बुक में होगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल 50,000। अब सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे, तो ड्यू की एंट्री भी जर्नल में। शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी अमाउंट है 10,000 इंटू 5, 50,000। बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू। अब क्वेश्चन में लिखा है कि सेकेंड कॉल का पैसा पूरा नहीं मिला है, तो 200 शेयर्स पर सेकेंड कॉल का पैसा नहीं मिला है। अगर मिल जाता तो हम इसको पूरा का पूरा अमाउंट 50,000 हम कैश बुक में लिखते डेबिट के साइड, लेकिन यहाँ पर 200 शेयर्स पर नहीं मिला है, तो उसे हमें यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि पैसा नहीं मिला है और नॉन कैश आइटम को कैश बुक में नहीं लिख सकते। तो इसको जब पैसा नहीं मिलता है तो उसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। सो वी विल ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड कॉल। कितना आएगा? 200 शेयर्स पर 5 रुपीज़ नहीं मिला, मतलब 1,000 रुपीज़ नहीं मिला। बीइंग एरियर्स ऑन 200 शेयर्स। अब देखिए, शेयर से सेकेंड कॉल जो है वो 50,000 से डेबिट हुआ है और फिर क्रेडिट हो गया है 1,000 से, मतलब अब रिमेनिंग 49,000 जो है वो कहाँ पर क्लोज होगा? कैश बुक में क्लोज होगा, क्योंकि बाकी सारे लोगों ने पैसे दे दिए हैं। टू शेयर सेकेंड कॉल 1,000 तो एरियर्स होकर के वो जर्नल एंट्री में चला गया। अब बाकी के जो बाकी का जो 49,000 है, ये 49,000 कैसे आएगा हमारे पास? अब बचा कितना? 9,800 शेयर्स बचे हैं जो हमको पैसे देंगे, क्योंकि 200 शेयर्स पर तो पैसे नहीं मिले। इंटू 5 के हिसाब से हमारे पास आएगा 49,000। अब थर्ड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। शेयर्स थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी कितने शेयर हैं? मांगेंगे तो सबसे 50,000। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। अब यहाँ पर भी कुछ दिक्कत है। सो थर्ड एंड फाइनल कॉल में भी प्रॉब्लम यह है कि 400 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला। सो उसके लिए भी कॉल्स इन एरियर्स, सेम इसके जैसे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स थर्ड एंड फाइनल कॉल।
जो पैसा नहीं मिला वो लिखना हमें। 400 शेयर्स पर 5 रुपीज़ नहीं मिला, मतलब 2000 रुपीज़ कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। बीइंग एरियर्स ऑन 400 शेयर्स, मतलब बाकी के शेयर्स पर पैसे मिल गए हैं जो कि 9600 शेयर्स हैं। सो 9600 शेयर्स के जो पैसे मिले हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। ये कितने हो गए? 10,000 शेयर्स थे, उसमें से 400 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले, मतलब बाकी के 9600 शेयर्स पर पैसे मिले। सो कितने मिलेंगे? 48,000 रुपीज़ कंपनी को मिले। सो ग्रैंड टोटल है 2,97,000। इधर लिखना पड़ेगा हमें बाय बैलेंस क्लोज डाउन, मतलब कंपनी के ख़जाने में 2,97,000 आ गए हैं और ये हमारा एसेट है क्योंकि कैश है ये, बैंक बैलेंस। ओके, नाउ क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है इसलिए ये बैलेंस शीट में एसेट्स के तरफ आएगा और अब हमें लेजर बनाना है। सो लेट अस प्रोसीड। सो अब कैश बुक से एंट्री ट्रांसफ़र करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैश बुक में डेबिट में लिखा है, मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश। सो लेट अस स्टार्ट विथ लेजर बाय कैश या बाय बैंक। 50,000 एप्लीकेशन के नाम से 50,000 रिसीव हुआ। फिर जर्नल एंट्री में देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सो टू शेयर कैपिटल 50,000 और कोई भी एंट्री नहीं है। सो हियर इन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ना डेबिट बैलेंस हुआ है बचा है, ना क्रेडिट बैलेंस बचा है। एज ए रिज़ल्ट ना तो ये बैलेंस शीट के ना तो लाइबिलिटीज़ के तरफ आएगा ना एसेट्स के तरफ आएगा क्योंकि कोई भी बैलेंस यहाँ नहीं है। नाउ अब शेयर अलॉटमेंट में आएंगे। सो सेकंड जर्नल एंट्री में लिखा हुआ है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 50,000 और बाय बैंक कैश बुक में लिखा हुआ है 1 लाख, मतलब ये भी बैलेंस हो गया। अब इसका भी ना तो डेबिट बैलेंस है बचा हुआ ना क्रेडिट बैलेंस है। एज ए रिज़ल्ट ये भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन हुआ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट उतने ही अमाउंट से और क्लोज भी हो गया। नाउ नेक्स्ट इज नाउ शेयर फर्स्ट कॉल। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल ₹50,000 और बैंक अकाउंट में मिल भी गया, पूरा का पूरा पैसा फर्स्ट कॉल का मिल गया, यहाँ कोई भी गड़बड़ नहीं था। सेकंड कॉल में है कॉल्स इन एरियर्स, सो नो डेबिट बैलेंस नाइदर क्रेडिट बैलेंस। नाउ शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। अब इसमें से मिला कितना? बाय बैंक 49,000 मिला और बाय कॉल्स इन एरियर्स 1,000। बोथ द साइड्स आर इक्वल, सो नो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। उसी तरीके से शेयर सेकेंड एंड फाइनल थर्ड एंड फाइनल कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल में भी टू शेयर कैपिटल अकाउंट अगेन 50,000 और क्रेडिट साइड बाय बैंक पैसा मिला 48,000 एंड बाय एरियर्स 2,000। ये भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल हो गया। अब हम बनाएंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट विल शो अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये यहाँ क्रेडिट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इसे हम कॉल्स इन एरियर्स के डेबिट में लिखना है। तो टू शेयर सेकेंड कॉल कितना था यहाँ? 200 इंटू 5 दैट इज़ 1,000। उसी तरीके से टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल
400 इंटू 5 हो गया 2000। मतलब कॉल्स इन एरियर्स कितने के हैं हमारे पास? 3000। यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट लिखना पड़ेगा। बैलेंस क्लोज डाउन ग्रैंड टोटल इज़ 3000। मतलब ये डेबिट बैलेंस है, तो इसे एसेट में दिखाएंगे क्या? नहीं, इसे, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है इसलिए ये कैपिटल जो कि क्रेडिट बैलेंस होता है उससे माइनस करके बैलेंस शीट में इसे दिखाएंगे। सो लेट अस सी द बैलेंस शीट नाउ। हमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी बनाना है। सो जर्नल एंट्री में देखेंगे तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हुआ है अलॉटमेंट से। सो बाय शेयर अलॉटमेंट 50,000। बस यही एंट्री है, मतलब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों साइड को इक्वल करेंगे। 50,000 50,000। सो टू बैलेंस क्लोज्ड डाउन बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये एक क्रेडिट बैलेंस है इसलिए ये लाइबिलिटीज़ में शो होगा। अब बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। फर्स्ट शेयर कैपिटल, सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में कोई भी जानकारी नहीं है इसलिए इसे डैश करके क्लोज कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे इश्यूड कैपिटल। मतलब कंपनी ने कितने शेयर्स को ऑफर किया पब्लिक को। सो हाउ मेनी शेयर्स वी आर हैविंग? 10,000 शेयर्स at the rate of rupees 25 each. So it will be rupees 2,50,000। इसे भी ब्लॉक कर देंगे। ये इशूड कैपिटल है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सब्सक्राइब्ड भी हो, इसलिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी आएगा 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 25 ईच। सो ये भी हो गया 2,50,000। नाउ ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल तो है लेकिन क्या इसमें जितने भी पैसे मांगे थे वो कंपनी को मिले? तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंतर्गत ही आता है, ये कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप एंड पेड अप सब्सक्राइब्ड कैपिटल। में कॉल्ड अप कितना है? 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 25 ईच। ये हो गया 2,50,000 लेस कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स इज 3,000। सो ये लेस कर देंगे और बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे 2,47,000। नाउ यही वो अमाउंट है जो हमें बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल पे लिखना है। नाउ अब नोट्स टू अकाउंट में सेकंड नोट बनेगा। सेकंड इज रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो डिटेल है वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। रिजर्व ये कितना है? 10,000 शेयर्स पर 10,000 शेयर्स पर एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। सो ये हो गया 50,000। अब यही वो अमाउंट है जो हमें बैलेंस शीट में ये दोनों अमाउंट को लिखना है। सो वी विल शो दिस टू इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट। अब नोट्स टू अकाउंट में थर्ड पॉइंट है करंट एसेट। करंट एसेट के अंतर्गत आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैंक बैलेंस लिखेंगे। बैंक बैलेंस जो हमने कैश बुक में लिखा है वो लिखना है। सो 2,97,000। नाउ वी विल सी दिस इन द बैलेंस शीट। सो ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट।
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, क्योंकि बैलेंस शीट यहाँ वर्टिकल बनता है तो पहले ऊपर लाइबिलिटीज़ लिखते हैं। उसमें फर्स्ट आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल है, सो ये नोट्स टू अकाउंट में फर्स्ट पॉइंट है। इसमें हमको लिखना है 2,47,000, जैसा कि हमने नोट्स टू अकाउंट में प्रिपेयर किया है। और सेकंड में है रिज़र्व एंड सरप्लस, जो कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व को दर्शाता है, इसलिए हमें यहाँ बैलेंस शीट में सिर्फ फाइनल अमाउंट ही लिखना है। जो कुछ भी डिटेल है वो नोट्स टू अकाउंट में दिखाना है। उसी तरीके से अच्छा, इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2,97,000, क्योंकि दोनों ही क्रेडिट बैलेंस है। नाउ अब एसेट्स में अगर आ गए तो एसेट्स में करंट एसेट्स के हेड के अंतर्गत आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें कि कैश और बैंक और दूसरी चीज़ों को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी नोट टू अकाउंट्स में थर्ड पॉइंट है हमारा बैंक बैलेंस, जो कि 2,97,000 है। इस तरीके से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो दोनों बराबर हैं। ये एक बैलेंस शीट बन गया। हालांकि बहुत सारे डिटेल्स होते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से बैलेंस शीट इतना ही बनेगा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.